Good morning, students. I am Ankush from Gurukul Avashya Bal Vidyalaya. Today we are discussing about chapter motion. आज हम सभी मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। मोशन जो कि एनसीईआरटी के चैप्टर 8 में दिया गया है और ऐसे फिजिक्स यानी भौतिकी का पार्ट 1 है। ऐसे तो हम लोग सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखकर यह ट्यूटोरियल चला रहे हैं, लेकिन मैंने इसमें यह भी ख्याल रखा है कि जो बच्चे बिहार बोर्ड से भी पढ़ रहे हैं या जिनका मदर टंग हिंदी है, हमेशा वो हिंदी बोलते हैं, वो भी इस भाषा को आसानी से समझ सकें। नोट्स तो इंग्लिश में ही दिया गया है। यदि आपको हिंदी में नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर कमेंट करते हैं हिंदी के नोट्स के लिए तो मैं उसका भी PDF फॉर्म आपको दे दूँगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर। यह वर्ग 9 के बच्चों के लिए सबसे प्रथम चैप्टर है जिसे पढ़ना है। क्लास 9 के बच्चों के लिए सबसे फर्स्ट चैप्टर है जिसको इसको रीड करना है। चलिए, जो ये मोशन है, मोशन को हमने यहाँ लिया है। मैं इसका जो ट्यूटोरियल बनाया वो 2 पार्ट में बनाया, 2 पार्ट। एक पार्ट में लर्निंग है, यानी एक पार्ट में तो मैं पूरा मोशन आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। जो दूसरा पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा। इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो कि 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके दूसरे पार्ट के वीडियो में मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा और उसी में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी दूंगा PDF के फॉर्म में। इस पर आप लोग ध्यान रखें। तो इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा है। तो आज हम लोग पार्ट 1 की पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, मैं सीधे पॉइंट में आता हूं। मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है? गति। तो अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे गति और रेस्ट और मोशन के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग रेस्ट को समझ लेते हैं। रेस्ट क्या है? कहां देखेंगे? रेस्ट। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। कहता है कि एक बॉडी को हम तभी रेस्ट में मानते हैं जब उसका पोजीशन दूसरे रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बदले नहीं। बात नहीं है समझ में? हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये होम हो गया, ये घर हो गया। इसको मैं बहुत समझा। यहां मान लीजिए कि एक घर है और यहां पर आप खड़े हैं। तो यहां आप खड़े हैं तो यह जो होम है यह आपके रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। और आप इस होम के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। यानी कि आप दोनों मोशन नहीं कर रहे हैं। तो यह इस रेफरेंस पॉइंट के आधार पर यह बॉडी इस रेफरेंस पॉइंट के आधार पर क्या चीज में हो गया? रेस्ट में। मेरी बात को समझ रहे हैं? चलिए, अगर समझ में आए तो जरूर कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन हाथ में रखना है और सिर्फ थम्स अप दिखा देना है उसमें आपको। यहां ध्यान देंगे मोशन। मोशन में आते हैं। मोशन कहता है ये बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। कहता है कि जब बॉडी मोशन में होता है, जब भी बॉडी मोशन में होता है तो वह रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन बदल देता है, यानी उसका पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बदल जाता है। तो ध्यान देंगे रिस्पेक्ट में कैसे बदलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप बाइक पर सवार हो गए और बाइक पर सवार होकर आप जा रहे हैं, तो आप जाते जाते क्या देखते हैं कि ये घर भी चल रहा है, ये घर भी चल रहा है, आपको ऐसा प्रतीत होता है, आप देखते हुए। तो जब आप चल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यह मोशन में है, लेकिन असल में यह मोशन में नहीं है। उसी तरह से इस घर में अगर हम बैठे हैं तो हम देख रहे हैं कि आप मोशन में हैं, यानी मेरे रेफरेंस पॉइंट में आप जो है सो गति में है यानी मोशन में है, यानी मेरे रेफरेंस पॉइंट में आप जो है सो मोशन में हो। बात आई समझ में? नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके एक बार रिपीट कर लीजिए, है ना। और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके हमको जरूर बताइए, मैं जरूर सार्थक प्रयास करूंगा आपको समझाने का। चलिए, मोशन को जो है सो 3 भाग हैं। एक है मोशन का लीनियर, दूसरा है सर्कुलर और तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन आपको क्लास 9 में सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन के ही बारे में पढ़ना है
सर्कुलर और ऑसिलेटरी के बारे में ब्रीफ जानकारी हम लोग 11वीं क्लास में लेंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मैं नोट्स दे रहा हूं मात्र एक वीडियो में आपका पूरा मोशन खत्म। अगर आपको कहीं से भी डाउट अगर रहता होगा, आपको फिजिक्स नहीं समझ में आता होगा, डर लगता होगा, तो इसको आप जरूर पूरा देखिए, जरूर आपको समझ में आ जाएगा, मोशन आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की ओर। फिजिकल क्वांटिटीज पहले जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी यहां से ध्यान देंगे। इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। इट हैज टू टाइप्स। कहता है कि यह मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है मापने का, एक मटेरियल को मापने का प्रॉपर्टी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक मटेरियल के मापने की प्रक्रिया है, जिसे हम कितने भागों में बांटे हैं? दो भाग में। जो पहला भाग है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है पहला भाग। स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। यहां हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि सिर्फ इसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं। पहले एग्जांपल, ये इसमें स्पीड होगा, डिस्टेंस होगा। ध्यान देंगे, इसमें स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। इसको जरा समझेंगे, इसमें कंफ्यूजन रह जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको बता रहे थे। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने आपको बोला कि आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं, 20 किलोमीटर आप जा रहे हैं, तो सिर्फ 20 किलोमीटर आपको क्या दर्शा रहा है? ओनली वन आपको मैग्नीट्यूड दर्शा रहा है। 20 किलोमीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है। 20 किलोमीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। 20 किलोमीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगला जो आता है वो क्या आता है? डायरेक्शन। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 20 किलोमीटर किधर, 20 किलोमीटर किधर जा रहा है, ये आपको नहीं पता है। इसीलिए ये 20 किलोमीटर जो हुआ अभी ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन हम इसी जगह बताते हैं आपको कि हमने ये कह दिया कि मैं 20 किलोमीटर ईस्ट जा रहा हूं। ईस्ट यानी मैंने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दिया कि मैं 20 किलोमीटर ईस्ट जा रहा हूं। तो ये मैग्नीट्यूड भी हो गया और ईस्ट डायरेक्शन भी हो गया, दोनों हो गया। तो जब यहाँ डायरेक्शन हो गया तो यह क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और इसको हम डिस्टेंस कहना गलत होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अभी हम इसको लिखकर आपको बताते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से चेक कराएं। ठीक है, हम पॉइंट पर आते हैं, ध्यान दीजिए। वेक्टर क्वांटिटी कहता है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमने आपको पहले बताया था, जैसे मान लीजिए कि यहां आप हैं और आप जो हैं सो 20 किलोमीटर जा रहे हैं। तो 20 किलोमीटर जा रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं बताया गया। तो यह 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कहने का मतलब हो गया कि यह कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर। लेकिन फिर हमने कहा कि यदि आप 20 किलोमीटर ईस्ट जा रहे हैं, 20 किलोमीटर ईस्ट जा रहे हैं, यानी हमको ये पता चल गया कि कितना किलोमीटर जा रहे हैं? 20 किलोमीटर जा रहे हैं। और कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि ये मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया और ये डायरेक्शन पता चल गया। इसका मतलब हो गया कि यह कौन सा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इस पर आप ध्यान देंगे। इसका मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया है और ऐसे यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस चले आते हैं बोर्ड में भी, चाहे आप आईआईटी जेईई में, मेंस में, एडवांस में या फिर एम्स में, कि फोर्स कौन सा क्वांटिटी है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा यहां से, फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, तो इसको एकदम याद रखना है। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बात आ रही है समझ में?
एक बात और मैं बता दूं आपको एनोटेशन के बारे में, ऐसे अभी आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, उसको हम उसके ऊपर एक ऐसा एरो करके उसको, जैसे फोर्स को हम डिनोट करेंगे तो वैसे कर देते हैं, अगर हम वेलोसिटी को करेंगे तो फिर उसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। इस पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग किस चीज पर ज्यादा इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। यानी यहाँ हम लोग फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन में हम लोग किस किस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो क्लास 9th में पढ़ना है। यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिस्टेंस के बारे में, यानी जो सबसे पहला बात होगा वो हम लोग डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन, ग्राफ्स एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बस इतना ही हम लोग डिस्कशन करेंगे और इतना ही पढ़ना भी है। बहुत मजा आने वाला है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा एकदम, मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको। यहां से मैं शुरू करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला टॉपिक डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस, यहां ध्यान देंगे, डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ध्यान देंगे, कहता है कि सिर्फ जो बॉडी जितना पाथ ट्रेवल करता है वही उसका डिस्टेंस कहलाता है। जैसे यहां मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, यहां पर पोजीशन ए हो गया और यहां पोजीशन बी और यहां पोजीशन सी। अगर हम पोजीशन यहां ओरिजिन से चलना शुरू करते हैं और पोजीशन बी तक पहुंचते हैं तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आपका आंसर होगा 30 किलोमीटर। कमेंट में लिख दीजिएगा, बात ध्यान में रखिएगा, जब आप लिखते रहते हैं तो थोड़ा आपको पढ़ने में और अच्छा लगता है। तो लिखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कितना आएगा, लिख सकते हैं सभी, 30 आएगा। कितना है? 30 आ गया। फिर हम कहते हैं कि यह फिर पोजीशन सी पर चला गया तो फिर इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 40 किलोमीटर हो गया। यानी कि कोई बॉडी जितना मूव करता है अपने जगह से, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर, जितना भी लेंथ ट्रेवल करता है, लंबाई ट्रेवल करता है, वो उस बॉडी का क्या कहलाता है? एक्चुअल डिस्टेंस कहलाता है। समझ में आ रहा है ये बात? चलिए अब आता है डिस्टेंस जो है, तो डिस्टेंस के बारे में मैंने कुछ नोट्स लिखा है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? डिस्टेंस जो है सो स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। यदि है तो एक बार आप जरूर वीडियो को पॉज करके पीछे देखिए, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जरूर जानिए। स्केलर क्वांटिटी फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। डिस्टेंस तो आपको पता है ना, सिर्फ पता चल रहा है कि यह 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन यह ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, यहां मेंशन नहीं है। यानी यह कौन सा क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, और इस बात पर थोड़ा सा एकदम गौर करने वाली बात है, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। यहां जीरो है, जीरो वो नहीं है, ध्यान देंगे आप, है ना। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो, यानी यह जो है जो हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं हो सकता है। कैसे नहीं होगा? ध्यान देंगे। अगर आप बोलते हैं कि जीरो नहीं हो सकता है, यदि हम 40 किलोमीटर यहाँ पोजीशन सी पर है और अब हम कहते हैं कि फिर से हम पोजीशन ए पर चले आएंगे, तो फिर से हम पोजीशन ए पर आ गए तो हो सकता है कि यह पोजीशन 10 हो गया। तो नहीं, ये आपका सोचना गलत है। यह 40 एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 50 हो गया इसका डिस्टेंस। ध्यान देंगे, इसलिए यह कभी भी जीरो नहीं होगा, यह हमेशा ऐड होता चला जाता है, पॉजिटिव होता चला जाता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो एक बार थम्स अप दिखाएंगे, थम्स अप जरूर कमेंट में करते रहेंगे, उससे आपको ही पता चलेगा कि आप सभी को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कितना भी आप एनसीईआरटी और बुक्स को आप खंगार लीजिए, नहीं मिलने वाला है इससे ज्यादा। ध्यान देंगे हम। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, ये बात एकदम याद रखने वाली है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, फिर दूसरा मैं टॉपिक यहां पर लिखूंगा। यानी इससे आगे डिस्टेंस से आगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की ओर।
यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ डिस्टेंस के बारे में ले चुके थे। जस्ट आप अगर उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने भी इसको मिटा दिया। अब यहाँ मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है ध्यान देंगे, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कहता है कि वैसे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको आप जरा ध्यान देंगे, यहाँ मैं जो बता रहा हूँ इसको जरा ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ ए पॉइंट से चलना शुरू किया, आप ऐसे चलते गए आप और आप बी पॉइंट पर पहुंच गए। तो जो आप यहाँ चले हैं वो जो ए पॉइंट से लेकर और यहाँ तक ये जितना भी आपने ये जो लेंथ ट्रेवल किया ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा, यानी ये टोटल आपका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यहाँ ध्यान, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इस दूरी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसी बात को यहाँ लिखा गया, ध्यान दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप समझ लें। आगे कहता है इसके बारे में कुछ पॉइंट है, उसको मैंने लिख दिया है। आप लोग कॉपी में इस पॉइंट के बाद जस्ट नीचे लिखेंगे, मैंने ऐसे लिखा है थोड़ा सा वीडियो को कम समय में आपको बनाने के लिए, इसलिए है ना। यहाँ ध्यान देंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब हो गया कि इसके पास जो है सो डायरेक्शन भी होता है, यानी कि इसमें अगर हम कहते हैं कि यह कोई बॉडी यहाँ 0 से पोजीशन बी तक जा रही है तो सिर्फ ये कहना इसमें गलत होगा। मैं यहाँ कहूंगा कि यह कोई बॉडी ओरिजिन से पोजीशन बी तक ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ईस्ट डायरेक्शन अगर मैं देता हूं या वेस्ट देता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा, तभी यह डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसलिए इसमें हमको दोनों देना होगा, यानी डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तभी यह मेरा डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे कि यह कौन सा क्वांटिटी है, यह वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर आप ध्यान देंगे। अब कहता है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब थोड़ा सा दिमाग को आप पीछे ले जाइए, जो मैंने जस्ट पहले कहा था कि डिस्टेंस जो है सो यह जीरो नहीं हो सकता है। तो आप कहिएगा फिर ये कैसे जीरो हो जाएगा, बताइए आप। ठीक है, मैं बताता हूं, देखिए कैसे जीरो होगा। इसमें हम कहते हैं कि यह 20 किलोमीटर चला गया, 20 यहाँ आया, 20 बी पोजीशन पे, फिर ये सी पर गया तो ये 30 हो गया। चलिए ये तो पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब कहता है निगेटिव कैसे होगा, हम कहेंगे कि यह ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ एक बॉडी था जो कि ईस्ट डायरेक्शन में सी पोजीशन पे गया और फिर यही बॉडी जो है सो वेस्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर आता है। तो वेस्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर आने का मतलब हो गया कि यहां से जो फिर से यहां चला है। तो बताइए कि हमने अभी जस्ट डेफिनेशन पढ़ा है कि स्टार्टिंग पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो बताइए तो कि जब यह यहाँ ओरिजिन से चला था, ओरिजिन पर चला आया, तो क्या इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ है, नहीं है, कुछ भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जीरो हो चुका है। अब हम कहते हैं कि अगर यह इससे पीछे चला जाता है, यानी यह वेस्ट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर चला जाता है, वेस्ट डायरेक्शन में अगर यह 40 किलोमीटर चला जाता है तो यह ओरिजिन पोजीशन से -10 पर चला गया, इट कैन बी नेगेटिव, यानी यह नेगेटिव भी हो सकता है। बात अगर समझ में आ रही है तो थम्स अप करते रहिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए जो कि लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है, उनके तक इसको जरूर शेयर करके पहुंचाइए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई खर्च नहीं लगेगा। और ये गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय ने पूरे भारत के बच्चों के लिए शुरू किया है, इस पर आप ध्यान देंगे। अपने मित्रों तक पहुंचाइए, यदि आप उनके सच्चे मित्र हैं तो जरूर पहुंचाइए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगला कहता है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसको आप ध्यान देंगे, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसको आप लोग ध्यान दें। चलिए यहाँ मैंने एक क्वेश्चन दिया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, राइट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस एक कॉलम बना दिया है, बाकी ये सारी बातें जो मैंने लिखा है वो पहले मैं बता चुका हूं। जैसे एक बार मैं पढ़कर बता देता हूं, डिस्टेंस 2 कॉलम बना देंगे, एक में डिस्टेंस दूसरे में डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। कहता है इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो है सो यह एक्चुअल पाथ लेंथ होता है जो कि
बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया जाता है, इसको समझाने की हमें जरूरत नहीं है। ईट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ईट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो। या पॉजिटिव भी हो सकता है और हो सकता है कि जीरो भी हो जाए, लेकिन जस्ट It is the shortest distance between initial and final point, यानी फर्स्ट ये डिफरेंस हो गया, दूसरा ये स्केलर होता है या वेक्टर होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगला आता है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। नहीं, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, यहाँ कैन बी जीरो यहाँ होना चाहिए, यानी इट कैन बी जीरो, यानी कि यह जो है सो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं। जो हम लोग, मैंने एक मैप दिया था आपको कि मैं क्या क्या पढ़ूंगा, उसमें हमने दो बातों को पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट तक। अब हम पढ़ते हैं स्पीड, स्पीड के बारे में। कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। उसका एक हमने फॉर्मूला भी यहाँ लिखा दिया है, मैं आगे एक फॉर्मूला लिखा दूंगा इंपॉर्टेंट एक जगह पे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है और बहुत छोटे क्लास में भी आप जानते होइएगा इसको। अगला कहता है कि ईट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जस्ट इसके नीचे आप लिखेंगे कॉपी में इस पॉइंट को, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप नीचे लिखेंगे, मैं नोट्स में चेक करूंगा आपके। It always पॉजिटिव, यह हमेशा पॉजिटिव होगा, ना निगेटिव होगा, ना जीरो होगा, इस पर आप ध्यान देंगे। अगला कहता है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, इस पर आप ध्यान देंगे, इसको याद भी कर लेंगे, क्वेश्चंस भी यहां से रहते हैं कि स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है। अगला आता है वेलोसिटी में। जैसे हम लोग देख रहे थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जिस तरह से था, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी भी है, ये भी वही बात है, यहां ध्यान देंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, बस यहाँ ऐड क्या हो गया है, एकदम यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ ऐड हो गया इन गिवन डायरेक्शन, यानी कि जब स्पीड जो है तो डायरेक्शन डिफाइन कर दिया जाए स्पीड में, तो वह क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। इट इज स्पीड विद डायरेक्शन, यह क्या है, स्पीड है जिसमें कि डायरेक्शन भी होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ सीखा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, वही बात इसमें कही गई है। स्क्रीनशॉट में आप जो इधर का जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए नोटेशन दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग नहीं नोट करेंगे, आप सिर्फ इस वाले एरिया को नोट करते जाएंगे, खूबसूरत नोट्स बनाएंगे। जितना खूबसूरत नोट्स होगा आपको रिवीजन करने में उतना अच्छा लगेगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अब इसे मिटा दूंगा, मिटाकर फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा, ध्यान। तो यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। अभी आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, जो कि पॉज करके स्क्रीन पर, उसको निश्चित रूप से कॉपी में नोट करेंगे, नोट भी करते रहना। यहाँ ध्यान देंगे एवरेज स्पीड के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस पर आपको ध्यान देना, इसको आप लोग याद कर लेना, इस न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसका मैं डिस्कशन पार्ट 2 जब वीडियो का बनाऊंगा तो उसमें मैं करूंगा। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है और एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, यानी कि जो स्टार्टिंग का वेलोसिटी होगा और जो लास्ट में वेलोसिटी होगा, दोनों में 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, मेरा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद हम फिर अपने मैप की ओर चलते हैं। मैप में आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग स्पीड, वेलोसिटी ये सब पढ़ने के बाद टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग अभी जानते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, पता है, टाइप्स ऑफ मोशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस दोनों को हम लोग समझते हैं। कहता है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। कहता है व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म मोशन।
कहता है कि जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल में तो वैसा मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। थोड़ा यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, यहां जैसे हम मान लेते हैं ये टाइम है, ये 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। यहां पोजीशन हम मान लेते हैं, यहां पोजीशन ए है, पोजीशन बी एंड पोजीशन सी। अब यहां अगर बॉडी है और इस बॉडी को यहां ओरिजिन से पोजीशन ए तक आने में यह जो है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लीजिए कि यह 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और फिर जस्ट ये पोजीशन ए से पोजीशन बी यानी कि 10 मिनट, फिर अगले 10 मिनट में भी यह 30 किलोमीटर मोशन तय करता है, डिस्टेंस तय करता है। फिर 20 मिनट से 30 मिनट्स में जा रहा है, फिर अगला 10 मिनट में जा रहा है, तो फिर यह 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका मतलब है कि ये जो बॉडी है इसका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो यह इक्वल टाइम में इक्वल मतलब मोशन को तय कर रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब हुआ ये बॉडी जो है तो इसका मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। बात आ रही है समझ में आए तो उसको आप थम्स अप करते रहेंगे। अगला होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं, जैसे एक दूसरे बॉडी को लेते हैं, वो पोजीशन ए तक आता है फर्स्ट 10 मिनट में तो वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन जब वो पोजीशन बी तक जाता है तो वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यानी कि यहाँ इसने 10 मिनट में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और अगले 10 मिनट में 40 किलोमीटर का, फिर उससे अगले 10 मिनट में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि यह बॉडी का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इक्वल टाइम में यह अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। यानी यह कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, अनइक्वल नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक। चलिए इसके बाद मैं इसको एकदम अच्छे से समझ में आना है, एकदम अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके बार बार रिपीट करना है, एकदम छोड़ना नहीं है, बिना समझे छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। अगला है सिंबल्स के, यहाँ हम लोग सिंबल्स पे ध्यान देंगे। सिंबल्स को यहाँ से देखते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ सिंबल्स आपको लगा दिया है। सिंबल्स जानना जरूरी है क्योंकि इसका उपयोग न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही ज्यादा आता है। देखते हैं, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से, और डिस्प्लेसमेंट को जो डिनोट किया जाता है वो एक चेंज ऑफ एस होता है। चेंज ऑफ एस यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। चेंज ऑफ एस का मतलब ऐसे हो गया, एक इस टाइप का एक डिनोट कर दिया जाता है। अगला जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको u से डिनोट किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया कि कोई भी बॉडी अगर जिस पोजीशन से स्टार्ट किया है मोशन करना, उस समय का जो इसका वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है, यानी u कहलाता है। जिस समय इसने मोशन पूरा किया उस समय का जो इसका वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी यानी v कहलाता है। अगला टाइम को हम लोग स्मॉल t से डिनोट करते हैं और एक्सीलरेशन को a से। अभी जस्ट हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, घबराइए नहीं, एक्सीलरेशन क्या है मैं बताता हूं आपको। यहाँ जो है तो स्पीड को ही वेलोसिटी कहते हैं और इसे हम v से डिनोट करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, स्पीड को ही वेलोसिटी कहा जाता है और इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको जस्ट थोड़ा देर पहले एक लिखाया था फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, स्पीड आपका हम डिनोट कर सकते हैं v से और डिस्टेंस को s से और t को टाइम से। तो ऐसे हम लोग यहाँ डिनोट करके फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग सिंबल्स का प्रयोग करके जो पार्ट 2 है उसमें पूरा न्यूमेरिकल सिंबल्स के प्रयोग से बनाने वाले हैं। अभी हम जब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे तो उस समय भी सिंबल्स का बहुत सारा यूज आएगा। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर और सेव कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं एक्सीलरेशन पर। एक्सीलरेशन क्या है, कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी कि वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन कहा जाता है। यानी कि वेलोसिटी का जो है सो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना ही एक्सीलरेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक्सीलरेशन को कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है
वो यहाँ उसका इनिशियल वेलोसिटी पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, इसका इनिशियल वेलोसिटी u था और बाद में यह v हो गया। v होने के बाद इसने यहाँ से पोजीशन A से पोजीशन B तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया और यह t टाइम में इस काम को करता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सीलरेशन को कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, यानी वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है और यानी v पोजीशन से u पोजीशन से v पर गया, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ये क्या कहा रहा है, एक्सीलरेशन कहा रहा है। ठीक है, इस पर ध्यान दें। अब आगे कहता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है एक्सीलरेशन। जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, तो उसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप भूल रहे हैं तो एक बार उसको रिवाइज करके नोट करके रिमेंबर कर लेंगे। 11th में जो भी टीचर लोग पढ़ाते हैं वो आप देखिएगा सबसे फर्स्ट चैप्टर वेक्टर और स्केलर ही पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर और स्केलर के बारे में जानना। ठीक है, अगला है इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो वेक्टर क्वांटिटी का गुण ही होता है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन का कुछ नाम है। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन। यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसका एक अलग नाम है। यानी जब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा तो वो रिटार्डेशन हो जाता है, यानी उसको डी एक्सीलरेशन कहते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो ऐसा यूनिट होता है जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन इसको हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक्सीलरेशन का हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि एक्सीलरेशन का यूनिट निकालना है तो इसका हम यूनिट देखते हैं कि क्या होता है। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप जरा देखिएगा, मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका ऐसा यूनिट आ गया। इसको आप लोग समझ लेंगे, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें याद रखना है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, यहां थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन के बारे में। कब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, यहां ध्यान देंगे। जैसे हमने आपको बताया था एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम लोग एक एग्जांपल हम यहाँ दे देते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है, एग्जांपल के रूप में आपको देते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ दे देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उसका फाइनल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, नहीं 30 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम या 10 सेकेंड लैप्स करता है। तो यहां जरा आप इसको एक्सीलरेशन जब हम इसका फाइंड करेंगे तो यहां हम देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेकर इसका आप नोट भी करेंगे। इसका हम अगर एक्सीलरेशन निकालते हैं हम, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी v माइनस u डिवाइडेड बाय t। तो फिर हम यहां देखते हैं कि v क्या हो जाता है, v होता है 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारा 10/10, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आप देख रहे हैं यहाँ कि यह पॉजिटिव आ रहा है, यानी यहाँ प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, यहाँ ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी 1 आ रहा है, नेगेटिव में नहीं जा रहा है। इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है कि मेरा जो एक्सीलरेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, अगला होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए भी ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए ध्यान से देखिएगा, है ना। यहां कहता है कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जब इनिशियल वेलोसिटी जो है सो फाइनल वेलोसिटी से
ज्यादा हो जाए तब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, u इज इक्वल टू 20 मीटर एंड v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं कि a इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी हमने बताया है, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, v 10 माइनस u 20 डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि 10। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, माइनस 10 बाय 10 यानी कि इज इक्वल टू -1, यानी एक्सेलरेशन मेरा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। यह क्या दर्शाता है, क्या आंसर माइनस में हो रहा है, तो हम तो लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, तो आपको क्या आंसर देना है कि मेरा जब माइनस में आएगा तो हमको आंसर देना है कि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ना होकर रिटार्डेशन हो रहा है, और जब पॉजिटिव में मेरा आंसर आता है तो हमको कहना है कि यह एक्सेलरेशन। इस पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां हम लोग को सीखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं, किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के लिए। तो उसका जो ग्राफ आता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में उसका ग्राफ आता है, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूं कि अगर कोई बॉडी s1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और t1 टाइम एक्सपेंड करता है, वो t1 टाइम एक्सपेंड करता है, फिर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं जो s2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और t2 टाइम के लिए, जिसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार ले सकते हैं। यहाँ आपको ऐसे आता है, और जब हम इसको डॉटेड करके मिलाएंगे तो यह एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है। तो यह था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के लिए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड के लिए बनाएंगे, चूज कीजिए कि कौन सा होगा। चारों ग्राफ दे दिया गया, आप उसमें से चूज कीजिए, तो आप क्या चूज करेंगे, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो है यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बनाते हैं, यह डिस्टेंस है या टाइम है, तो यह जो है सो कुछ इस तरह से स्लोप के फॉर्म में इंक्रीज करता चला जाता है, या ऐसी बात नहीं है जो वैसा ही करेगा, है ना, ऐसा भी हो सकता है मे बी कि इसका स्लोप कुछ इस तरह भी आ जाए, यानी नीचे की ओर भी आ सकता है। इस पर आप लोग ध्यान दें। अगला जो आता है वो आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसमें हमको एक्सीलरेशन देख रहे हैं हम लोग। तो यहां जो है, तो यहां थोड़ा सा छूट गया है, यह है आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यह जो दिया गया है ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। यहां हम ध्यान देते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। अब जो ये ग्राफ हम देख रहे हैं, इस ग्राफ में हमको कुछ सीखना है। इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से होता है। ऐसा क्यों आया, क्योंकि इसका जो है सो यूनिफॉर्म जब मोशन हो रहा है तो ठीक है, टाइम तो बदलेगा, t1 होगा, t2 होगा, t3, t4, t5, t6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया वेलोसिटी तो नहीं बदलेगा, तो इसका एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ होगा वो सीधे सीधे होगा। और इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, इस पर हम ध्यान देंगे। ये जो अगर हम मान लेते हैं कि कोई बॉडियां A और B पोजीशन पे है, तो इस ग्राफ का जो एरिया हमारा होगा, ये जो बीच का एरिया है, यह एरिया जो हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, हम यहाँ बना देते हैं D और एक यहाँ C, इसके बीच का जो एरिया है यह एरिया हमारा डिस्टेंस देता है। इसको आप लोग एकदम याद रखेंगे। अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, फॉर्मूला में 3 इक्वेशन मोशन का डिराइव करूंगा, उसमें इसका याद होना बहुत जरूरी है।
ये जो एरिया है वो क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। सेम जो है सो यह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सेम ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए है। तो इसका जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां हमने लिखा हुआ है एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सेम स्ट्रेट लाइन में चला आता है। तो फिर इसका भी एरिया क्या देगा, इसका भी एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा। जैसे अगर हम यहां पर इसका एरिया फाइंड करते हैं, ये जो एरिया है यह हमारा डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इसको याद रखना है। अभी जस्ट मैं इक्वेशन प्रूफ करूंगा तो इसमें इस दोनों का जरूरत पड़ेगा। तो इसका जो एरिया जो हमारा है बाउंडेड एरिया, यह क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ठीक है, इसको हम याद रखते हुए अब जस्ट हम लोग, तो यहां आप लोग समझ गए स्पीड ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा मोशन का ये स्पीड ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है, यहां पर हमारा मोशन द इंड होता है, द इंड हमारा मोशन हो रहा है, यानी कि यहां पर मोशन आपका। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान देंगे, मैंने आपके लिए इसमें से मोशन का जो इक्वेशन है उसको अलग किया है, जिसमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो इक्वेशन आता है उसका डेरिवेशन अलग किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, तो आप उसको निश्चित रूप से याद कर लें। कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। कमेंट मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन जरूर एक दूसरे को बताइए, क्योंकि इसके बाद मोशन नहीं होता है 9th क्लास के। और मैंने कुछ टॉपिक्स 11th के लिए भी है उसको भी टच कर दिया है। तो आपको मैंने प्रयास किया समझाने का, आप निश्चित समझा लीजिए और आप ध्यान देंगे कि इसको नोट करके आपको अपने टीचर को दिखाना है ना। जो गुरुकुल राष्ट्रीय बाल विद्यालय के बच्चे हैं वो तो मुझे दिखाएंगे, और आप लोग जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं अपने टीचर को जरूर दिखाएंगे। ठीक है।